पूरी इंसानी तारीख और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन आइए इस चैलेंज को कबूल करते हैं और कोशिश करके देखते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है टोक्यो, एक ऐसा शहर जहां 37 मिलियन से भी ज्यादा लोग बसते हैं, एक गुंजान आबाद मेट्रोपोलिस। और दूसरी तरफ है कनाडा का एक छोटा सा कस्बा रेड रॉक, जहां 900 लोग भी पूरे नहीं हैं। इंसानियत की कहानी दरअसल इन्हीं दो इंतहाओं के दरमियान बसी है। तो इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हम देखेंगे कि इंसान बंदरों से ज़राअत तक कैसे पहुंचा, फिर बात होगी सल्तनतों के दौर की, उसके बाद हम समझेंगे कि ये दुनिया आपस में जुड़ती कैसे चली गई, और आखिर में हम ग्रेट एक्सेलरेशन यानी जदीद दौर की इस भाग दौड़ को देखेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हमारे सफ़र का पहला कदम बंदरों से ज़राअत तक। ये वो कहानी है जब इंसानों ने अपने पहले कदम उठाए। एक बहुत ही लंबा और सुस्त सफ़र था जो लाखों साल तक चला, लेकिन इसी सफ़र ने आखिर में सब कुछ बदल कर रख दिया। इस टाइमलाइन को देखकर अंदाज़ा होता है कि ये सफ़र कितना लंबा था। हम बात कर रहे हैं करोड़ों साल की, और सबसे हैरानकुन बात, इस पूरे अरसे के 99% हिस्से में इंसानी ज़िंदगी में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बिल्कुल सादा था। हम शिकार करते थे, फल और पौधे जमा करते थे, और छोटे छोटे ग्रोहों में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। और फिर तकरीबन 12,000 साल पहले सब कुछ बदल गया। इंसानी तारीख का पहला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, या जिसे हम ज़रई इनकलाब भी कहते हैं। ये सिर्फ खेतीबाड़ी शुरू करने की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इस इनकलाब ने इंसानी माशरे की बुनियाद ही हिला कर रख दी। आज जो हम शहर, नौकरियां और हुकूमतें देखते हैं, उन सब की जड़ इसी इनकलाब में है। तो फ़र्क क्या था? एक तरफ थी शिकारियों की ज़िंदगी जो हमेशा सफ़र में रहते थे, दूसरी तरफ आई ज़रई ज़िंदगी जहां लोग एक जगह टिक कर रहने लगे। देखने में ये मामूली तब्दीली लगती है, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे थे। जब खुराक की फरावानी हुई तो आबादी बढ़ने लगी, आबादी बढ़ी तो गांव बने, गांव से शहर, और फिर इन सब को चलाने के लिए हुकूमतों और मुआशरती ढांचों की ज़रूरत पेश आई। अब जब इंसान एक जगह बसने लगा था तो अगला कदम क्या होना था? जाहिर है, बड़े और मुनज़्ज़म मुआशरे बनाना। और यहीं से हम दाखिल होते हैं तारीख के अगले मरहले में, सल्तनतों के दौर में। तो ये तहज़ीब आखिर है क्या? आसान लफ्ज़ों में, ये एक पेचीदा समाज है जहाँ शहर हों, अलग अलग समाजी तबके हों, एक हुकूमत हो और लिखने पढ़ने का कोई निज़ाम हो। और इसकी सबसे पहली और शानदार मिसाल हमें कहाँ मिलती है? मेसोपोटामिया में। बिल्कुल सही, इसे तहज़ीब का गहवारा भी कहा जाता है। और मेसोपोटामिया की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, उतार चढ़ावों से भरी हुई। पहले सुमेरियन आए जिन्होंने लिखना ईजाद किया, फिर अकाडियन ने दुनिया की पहली सल्तनत कायम की, उनके बाद बेबीलोनियों ने मशहूर कवानीन बनाए जैसे हम्मुराबी का कानून, और फिर अशूरियों ने आकर सब पर कब्जा कर लिया। एक का उरूज, दूसरे का ज़वाल। ये एक सिलसिला था जो तारीख में बार बार हर जगह चलता रहा। ज़रा इस अदद को देखिए, 8 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। ये फ़ारसी सल्तनत का फैलाव था अपने उरूज पर। ये सिर्फ ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा नहीं था, ये एक निज़ाम था जिसने लाखों मुख्तलिफ लोगों, उनकी सकाफ़तों और उनके ख़यालात को एक हुक्मरानी के नीचे जमा कर दिया था। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये कहानी सिर्फ मेसोपोटामिया तक महदूद नहीं थी। बिल्कुल नहीं। दुनिया के अलग अलग कोनों में, मिस्र में दरियाए नील के किनारे, हिंदुस्तान में इंडस वैली में, चीन में येलो रिवर के पास, और हत्ता के अमेरिका में भी इंसान एक दूसरे से बिल्कुल आज़ादाना तौर पर एक ही नतीजे पर पहुंच रहे थे, बड़ी पेचीदा तहजीबें बनाना। अब तक हम अलग अलग सल्तनतों की बात कर रहे थे, लेकिन अब कहानी का रुख बदलता है। हम उस दौर में कदम रख रहे हैं जहां दुनिया एक तरह से सिकुड़ना शुरू हो गई, जहां ये अजीम और शान तहजीबें आपस में जुड़ने लगीं। तो सवाल ये पैदा होता है, आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने इस पुरानी दुनिया को आपस में जोड़ दिया? उसके पीछे कई वजूहात थीं। एक तो थे तिजारती रास्ते, जैसे कि मशहूर सिल्क रोड। फिर थी मंगोल जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतें जिन्होंने बहुत बड़े इलाके को एक कर दिया। और हाँ, मज़ाहिब का फैलाव भी एक अहम वजह थी। लेकिन इन रब्तों का नतीजा सिर्फ अच्छा नहीं था। सामान और ख्यालात के साथ साथ खतरनाक बीमारियां भी फैलीं। लेकिन एक बात तय थी,
دنیا پہلی بار ایک گلوبل ولیج بننے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال شاید منگول ہی ہیں۔ ان کی فتوحات بے حد وحشیانہ تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسی وسیع و عریض سلطنت قائم کی جس نے یوریشیا میں تجارت اور کمیونیکیشن کو اتنا محفوظ بنا دیا جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ تاریخ دان اس دور کو پیکس منگولیکا یا منگول امن کا نام دیتے ہیں، ایک ایسا وقت جب مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے سمٹ گئے تھے۔ اور اب ہم اپنی کہانی کے آخری اور شاید سب سے زیادہ حیران کن حصے میں پہنچ گئے ہیں۔ اگر تاریخ کا 99.9% سفر ایک سست رفتار گاڑی کی طرح تھا، تو پچھلی کچھ صدیاں ایک راکٹ کی طرح گزری ہیں۔ اسے کہتے ہیں دی گریٹ ایکسلریشن۔ یاد ہے ہم نے زرعی انقلاب کی بات کی تھی، تاریخ کا پہلا بڑا ٹرننگ پوائنٹ؟ تو صنعتی انقلاب یا انڈسٹریل ریولوشن دوسرا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے صرف ہمارے کام کرنے کا طریقہ نہیں بدلا، اس نے توانائی کے استعمال، جنگ کے طریقوں اور پورے کے پورے معاشرے کی ساخت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالیے اور اس لمبے انتظار کو محسوس کیجیے۔ جدید انسان کا ظہور اور پھر زراعت کی شروعات کے بیچ تقریباً 2 لاکھ سال کا وقفہ، پھر زراعت اور لکھائی کے درمیان ہزاروں سال، اور لکھائی کے بعد اسٹیم انجن تک پہنچنے میں مزید ہزاروں سال۔ رفتار بہت ہی دھیمی تھی۔ اور پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ پچھلی ٹائم لائن کے سکون کے برعکس یہ ٹائم لائن دیکھیے، یہ ایک طوفان ہے۔ صرف پچھلے 250 سالوں میں ہم نے فرانسیسی انقلاب دیکھا، 2 عالمی جنگیں، ایٹمی دور کا آغاز، چاند پر قدم رکھا، اور پھر انٹرنیٹ۔ تاریخ کی رفتار اچانک راکٹ کی طرح تیز ہو گئی۔ اس تیز رفتاری کے نتائج عقل کو دنگ کر دینے والے ہیں۔ ذرا سوچئے، پوری انسانی تاریخ کے صرف آخری 0.1% حصے میں ہم نے 2 عالمی جنگیں دیکھ لیں، عالمی سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھا، آبادی 1 ارب سے بڑھ کر 8 ارب سے بھی زیادہ ہو گئی، اور ڈیجیٹل انقلاب نے تو ہماری دنیا کی شکل ہی بدل کر رکھ دی۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ تاریخ خود کو دہراتی نہیں، لیکن اس کی گونج ضرور سنائی دیتی ہے۔ شاید آج ہم اپنی دنیا میں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ماضی کے انہی واقعات اور پیٹرنز کی ایک گونج ہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ زراعت ایک انقلاب تھا، پھر صنعت ایک دوسرا بڑا انقلاب تھا۔ یہ 2 عظیم موڑ تھے ہماری کہانی کے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہماری اس لمبی کہانی میں اگلا بڑا موڑ، اگلا گریٹ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہوگا؟